हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर आज हम सॉल्व करेंगे जो इंटरनेट पर जारी हुआ है मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए। तो आज के इस वीडियो में विज्ञान के पहले नंबर मॉडल सेट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे जिसमें 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा क्योंकि जो फाइनल परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो इसी मॉडल पेपर से आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और इस 48 प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। ए ऑप्शन है Al यानी एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है Zn यानी जिंक, सी ऑप्शन है Fe यानी लोहा, डी ऑप्शन है Mg यानी मैग्नीशियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो यहाँ पे लोहा जो हो जाएगा Fe वो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सबसे इसमें अभिक्रियाशील कौन होगा, एल्यूमिनियम होगा, उसके बाद मैग्नीशियम होगा, उसके बाद यहाँ पे जिंक होगा और सबसे कम कौन होगा तो यहाँ पे लोहा होगा यानी Fe होगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि कार्बन की परमाणु संख्या। इसमें से आपको बताना है कि कौन कार्बन की परमाणु संख्या है। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है यहाँ पे 11। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन की परमाणु संख्या है। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कार्बन का संकेत क्या होता है, तो सी होता है, इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होते हैं वे कहलाते हैं। ए ऑप्शन है एल्केन, बी ऑप्शन है एल्काइन, सी ऑप्शन है एल्कीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध यानी 3 बॉन्ड होते हैं, यानी कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं, कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे एल्काइन कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एल्केन किसे कहते हैं, तो जिसमें कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच एक आबंध होता है उसे हम लोग एल्काइन कहते हैं। और एल्कीन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच 2 आबंध होते हैं उसे हम लोग एल्कीन कहते हैं। तो इसे आपको यहाँ पे याद रखना है क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न की एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। इसमें से आपको बताना है कि एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र कौन है। ए ऑप्शन है OH, बी ऑप्शन है CHO, सी ऑप्शन है COOH, डी ऑप्शन है यहाँ पे CO। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र कौन है, तो OH है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न की विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। इसमें से आपको बताना है कि विद्युत प्रतिरोधकता, यहाँ पे प्रतिरोध नहीं पूछा है, यहाँ पे प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछा है। ए ऑप्शन है ओम, बी ऑप्शन है ओम प्रति मीटर, सी ऑप्शन है वोल्ट प्रति मीटर, डी ऑप्शन है ओम मीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रतिरोध सिर्फ रहता है यहाँ पे कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो इसे भी साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है नाइक्रोम, डी ऑप्शन है रबड़। तो इसमें से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो जो चांदी होता है वो विद्युत का सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा चालक होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न की विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। ए ऑप्शन है फैराडे ने, बी ऑप्शन है ओस्टर्ड ने, सी ऑप्शन है एम्पियर ने, डी ऑप्शन है यहाँ पे बोर ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो ओस्टर्ड ने किया था। ये भी प्रश्न हम आपको कई बार बता चुके हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8
8 नंबर प्रश्न है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, जो विद्युत मोटर होता है वो परिवर्तित करता है किसको किसमें परिवर्तित करता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, डी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो विद्युत मोटर होता है वो परिवर्तित करता है, तो वो किसको परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसका यहाँ पे देखिए, अगर आप बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर निकला है अगर आपके पास नहीं है, अगर यहाँ पे देखिए 2-4 दिन में बुक स्टोर जो होता है उस पर अवेलेबल हो जाएगा, आप लोग जाइएगा तो ये बुक सिर्फ 50 रुपये में मिलता है, तो उसे आप लोग ले सकते हैं। अगर आपसे नहीं मिल रहा है तो हम इसका पीडीएफ यहाँ पे देखिए, आज ये शाम 6 बजे यहाँ पे क्लास चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए कल सुबह 6 बजे ये पीडीएफ आपको यहाँ पे स्टडी ग्रुप में मिलेगा, और उसका नंबर हम अपना स्टडी ग्रुप का नंबर हम आपको यहाँ पे लास्ट में देंगे, तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर भी प्रश्न देखिए, यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है। जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ए ऑप्शन है दक्षिण की ओर, बी ऑप्शन है पूर्व की ओर, सी ऑप्शन है अधोमुखी, डी ऑप्शन है ऊपरमुखी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो दक्षिण की ओर होती है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। ए ऑप्शन है 220 वोल्ट पर यहाँ पे देखिए दिष्ट धारा होती है, बी ऑप्शन है 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, सी ऑप्शन है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, डी ऑप्शन यहाँ पे 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो यहाँ पे हम आपको बताना है कि जो हमारा घर होता है उसमें विद्युत आपूर्ति की जाती है तो किस पे की जाती है, तो डीसी लाइन तो आता नहीं है, कौन सा करंट आता है हम लोगों के पास, एसी करंट आता है, और एसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। और ये कितने पे आता है, तो 220 वोल्ट पे यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा आता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के याद करते जाइएगा, क्योंकि जो फाइनल परीक्षा होने वाला है वो इसी मॉडल सेट से आएगा। क्योंकि कोरोना काल में एक भी स्कूल नहीं खुला, एक भी यहाँ पे कुछ भी नहीं खुला, ट्यूशन भी कितने दिनों तक बंद रहा, तो इसमें से तैयारी नहीं हो पाई है बच्चों का। तो इसीलिए इस मॉडल सेट से आने का बहुत ही ज्यादा संभावना है, 100% संभावना है कि इसी मॉडल सेट से आएगा। तो ये मॉडल सेट का क्या करना है आपको कि घोल के पी जाना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर तापक जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम जो सौर जल तापक यंत्र होता है उसका उपयोग हम किस दिन में नहीं कर सकते हैं। ए ऑप्शन है धूप वाले दिन में, बी ऑप्शन है बादलों के दिन में, सी ऑप्शन है गर्म दिन में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो यहाँ पे देखिए सौर जल तापक यंत्र होता है इसका उपयोग हम किस दिन में नहीं कर सकते, तो बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य नहीं दिखाई देगा। जब सूर्य नहीं दिखाई देगा, सौर प्रकाश हमको नहीं मिलेगा, तो ये जो सौर जल तापक यंत्र है ये काम नहीं करेगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत यहाँ पे देखिए सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। ए ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, बी ऑप्शन है पवन ऊर्जा, सी ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, डी ऑप्शन है जैव मात्रा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो नाभिकीय ऊर्जा है ये सौर ऊर्जा का यहाँ पे व्युत्पन्न नहीं है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण है। ए ऑप्शन है केवल समतल दर्पण, बी ऑप्शन है केवल उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन है यहाँ पे बी ऑप्शन है केवल अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है यहाँ पे केवल उत्तल दर्पण, डी ऑप्शन है या तो समतल अथवा उत्तल। तो यहाँ पे आपको बताना है
यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण में यहाँ पे सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दोनों में ही क्या बनता है, यहाँ पे समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में ही सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। जो कार का अग्रदीप यानी हेडलाइट होता है, तो किसी कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है अवतल दर्पण का, बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है समतल तथा उत्तल का, समतल या उत्तल दर्पण का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है, तो ये अवतल दर्पण होता है, यानी यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसमें से आपको बताना है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है वायु का, बी ऑप्शन है बर्फ का, सी ऑप्शन है कांच का, डी ऑप्शन है हीरा का। तो इसमें से आपको बताना है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसमें से आपको बताना है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस को, बी ऑप्शन है अवतल लेंस को, सी ऑप्शन है उत्तल एवं अवतल दोनों लेंस को, डी ऑप्शन है बाइफोकल लेंस को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे अभिसारी लेंस कहते हैं। तो हम आपको बता चुके हैं उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अवतल लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है। इसमें से आपको बताना है कि कौन उभयलिंगी है। ए ऑप्शन है केचुआ, बी ऑप्शन है मेढक, सी ऑप्शन है मछली, डी ऑप्शन है कछुआ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है। तो जो केचुआ होता है वो क्या होता है, उभयलिंगी होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। ए ऑप्शन है आम का, बी ऑप्शन है गुलाब का, सी ऑप्शन है गेहूं का, डी ऑप्शन है मटर का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना, तो मटर के पौधे को चुना, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अनुवांशिकता के पिता किसे कहते हैं, तो मेंडल को अनुवांशिकता का पिता भी कहते हैं। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एक अवशेषी अंग है। ए ऑप्शन है रीढ़ की हड्डी, बी ऑप्शन है अंगूठा, सी ऑप्शन है कान, डी ऑप्शन है यहाँ पे अपेंडिक्स। तो अवशेषी अंग क्या होता है कि वैसा अंग जो हमारे शरीर में रहता है लेकिन उसका कोई भी कार्य नहीं होता है, उसे हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं। तो रीढ़ की हड्डी का कार्य होता है, अंगूठा का भी कार्य होता है और कान का भी यहाँ पे कार्य है सुनने के लिए। लेकिन जो अपेंडिक्स होता है हमारे शरीर के अंदर पेट में, उसका कोई भी कार्य नहीं होता है, वो क्या है, अवशेषी अंग है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अवशेषी अंग क्या है, तो अपेंडिक्स है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है वन संरक्षण से, बी ऑप्शन है मृदा संरक्षण से, सी ऑप्शन है जल संरक्षण से, डी ऑप्शन है वृक्षारोपण से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये वन संरक्षण से संबंधित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन m होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन इसमें लेंस का जो आवर्धन m होता है इसका इसमें से फॉर्मूला कौन होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे u/v, बी ऑप्शन है u/v, सी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए u+v, डी ऑप्शन है यहाँ पे u/v। तो यहाँ भी u/v दिया है, यहाँ भी u/v दिया है, तो यहाँ पे इससे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे होना चाहिए v/u। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन m होता है, तो ये कौन सा होता है, v/u होता है।
यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवर्धन क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, जिसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई v होता है और वस्तु की ऊंचाई क्या होता है, यहाँ पे u होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। ए ऑप्शन है कार्निया, बी ऑप्शन है रेटिना, सी ऑप्शन है परितारिका, डी ऑप्शन है पुतली। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो जो यहाँ पे परितारिका होता है वो क्या होता है, नेत्र का रंगीन भाग होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही भी सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए परितारिका को हम लोग आइरिस बोलते हैं, तो अगर आइरिस भी ऑप्शन में दिया रहे तो वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि परितारिका और आइरिस एक ही को बोलते हैं। और यहाँ पे आप लोग कार्निया को टिक मत लगाइएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। और नेत्रदान जब होता है तो उसमें कौन सा भाग दिया जाता है, तो ये कार्निया वाला भाग दिया जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है, तो परितारिका या आइरिस क्या होता है, नेत्र का रंगीन भाग होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो वायुमंडल होता है उसमें प्रकाश के किस वर्ण यानी किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। ए ऑप्शन है लाल का, बी ऑप्शन है नीला का, सी ऑप्शन है पीला का, डी ऑप्शन है नारंगी का। तो वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण यानी किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसीलिए जो हमारा आकाश होता है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की किस परिघटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व यानी पहले दिखाई देने लगता है। ए ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, बी ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, सी ऑप्शन है प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है यहाँ पे बी एवं सी दोनों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व यानी पहले दिखाई देने लगते हैं। तो ये वायुमंडल के कारण, यहाँ पे ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्ती फलन होता है। ए ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान के, बी ऑप्शन है परमाणु संख्या के, सी ऑप्शन है परमाणु आकार के, डी ऑप्शन है घनत्व के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्ती फलन होता है। तो ये परमाणु संख्या के यहाँ पे आवर्ती फलन होते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो आधुनिक आवर्त नियम है ये किसने दिया था, तो मोसले ने दिया था, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती हैं। ए ऑप्शन है आवर्त, बी ऑप्शन है समूह, सी ऑप्शन है कोष, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी की जो क्षैतिज कतारें होती हैं वो क्या कहलाती हैं। तो क्षैतिज कतारों को हम लोग क्या कहते हैं, तो आवर्त कहते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, तो इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। और आधुनिक आवर्त सारणी की जो ऊर्ध्वाधर कतारें होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग समूह या वर्ग कहते हैं। और समूह या वर्गों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है, तो ये भी साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। ए ऑप्शन है ग्रीस लगाकर, बी ऑप्शन है पेंट लगाकर, सी ऑप्शन है जिंक की परत चढ़ाकर, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जो लोहे का फ्राइंग पैन होता है जिसमें हम लोग आमलेट अपना बनाते हैं, उसको जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी। तो यहाँ पे देखिए जो लोहे का फ्राइंग पैन होता है जिसमें हम ऑमलेट बनाते हैं, अगर उसमें ग्रीस लगा दिए जाए तो फ्राइंग पैन ही खराब हो जाएगा, उसमें ऑमलेट फिर दोबारा नहीं बनेगा। और उसमें पेंट भी लगा दिए जाए, तो अगर पेंट लगा दिए जाए और अगर फिर उसको हम गर्म करेंगे तो बहुत ही हानिकारक केमिकल निकलेगा,
तो ये भी यहाँ पे बेकार है। और यहाँ पे देखिए अगर हम जिंक की परत चढ़ाते हैं तो जिंक की परत जो लोहे का जो फ्राइंग पैन होता है उस पर किसकी परत चढ़ी होती है, तो उस पर जिंक की परत चढ़ी होती है। और ये जिंक की परत क्या करता है, फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नहीं उसमें हम ग्रीस लगा सकते हैं, ना ही उसमें हम लोग पेंट लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, तो जिंक की उस पे हम लोग परत चढ़ा सकते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम का, बी ऑप्शन है Na यानी सोडियम का, सी ऑप्शन है Mg यानी मैग्नीशियम का, डी ऑप्शन यहाँ पे Cu यानी कॉपर को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सोडियम धातु होता है वो अत्यंत अभिक्रियाशील धातु होता है, जिसे हम लोग किस में डुबा के रखते हैं, तो किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ए ऑप्शन है Cl2 यानी क्लोरीन, बी ऑप्शन यहाँ पे SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है यहाँ पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है O2 यानी ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। जो टार्टरिक अम्ल होता है वो किस में पाया जाता है, आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए टमाटर में, बी ऑप्शन है संतरा में, सी ऑप्शन है सिरका में, डी ऑप्शन है इमली में। तो टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये इमली में पाया जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में यहाँ पे देखिए एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। इसमें से आपको बताना है कि कौन जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। ए ऑप्शन है यहाँ पे CaSO4 × 1/2H2O, बी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए CaSO4 × 2H2O, यहाँ पे सी ऑप्शन है CaSO4 × 10H2O, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 × 2H2O होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच की अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। ए ऑप्शन है O2 यानी ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है CO2, यहाँ पे सी ऑप्शन है H2, डी ऑप्शन है यहाँ पे N2। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की आपस में अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी H2 गैस निकलती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है घेंघा, बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है स्कर्वी, डी ऑप्शन है एड्स। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। ए ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन, बी ऑप्शन है थायरोक्सिन, सी ऑप्शन है यहाँ पे इंसुलिन, डी ऑप्शन है यहाँ पे एंड्रोजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। तो जो वृद्धि हार्मोन होता है वो कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, इसे हम लोग मास्टर भी ग्रंथि भी बोलते हैं, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो अमीबा होता है उसमें लैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है। ए ऑप्शन है मुकुलन,
बी ऑप्शन है द्विखंडन, सी ऑप्शन है बीजाणु जनन, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि से होता है, तो ये द्विखंडन से होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मुकुलन किस में होता है, तो जो इष्ट होता है उसमें क्या होता है, मुकुलन द्वारा होता है, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है पुंकेसर, बी ऑप्शन है स्त्री केसर, सी ऑप्शन है अंडाशय, डी ऑप्शन है बीजांड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो जो अंडाशय वाला भाग होता है वो फल में बदलता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। ए ऑप्शन है द्वार कोशिकाएं, बी ऑप्शन है सहचर कोशिकाएं, सी ऑप्शन है चलनी नलिकाएं, डी ऑप्शन है यहाँ पे मूलरोम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करती हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ए ऑप्शन है न्यूरॉन, बी ऑप्शन है नेफ्रॉन, सी ऑप्शन है यहाँ पे ग्लोमेरुलस, डी ऑप्शन है यहाँ पे नीलय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन वृक्क की क्रियात्मक एवं यहाँ पे रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो जो यहाँ पे देखिए नेफ्रॉन होता है वो क्या होता है, वृक्क की यहाँ पे रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए वृक्क, बी ऑप्शन है रक्त, सी ऑप्शन है श्वेत ग्रंथि, डी ऑप्शन है यहाँ पे अग्नाशय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है, तो वृक्क होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि एंड्रोजन क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो एंड्रोजन है ये क्या है। ए ऑप्शन है नरलिंग हार्मोन, बी ऑप्शन है पाचक रक्त, सी ऑप्शन है मादा लिंग हार्मोन, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो एंड्रोजन क्या है, तो ये एक नरलिंग हार्मोन है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि यानी ऑक्सीजन उसमें जुटता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है अपचयन, सी ऑप्शन है संरक्षण, डी ऑप्शन है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का यहाँ पे वृद्धि होता है या ऑक्सीजन उसमें जुटता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। और जो ऑक्सीजन का यहाँ पे ह्रास होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन बोलते हैं। तो दोनों ही यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि अम्ल का पीएच मान होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7 से कम, बी ऑप्शन है 7 से अधिक, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 14। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा और यहाँ पे देखिए जो 7 होगा वो क्या होगा, उदासीन होगा। जैसे जल क्या होता है, उदासीन होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। इसमें से आपको बताना है कि कौन धोने का आणविक सूत्र है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि Na2CO3 × 10H2O ये क्या होता है, धोने का सोडा का आणविक सूत्र होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन अनुभव होता है, वह अम्ल है। यानी आपको बताना है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। ए ऑप्शन है मेथनोइक अम्ल, बी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए एथेनोइक अम्ल, सी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, डी ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है जिससे हमें दर्द और जलन महसूस होता है। तो ये मेथेनोइक अम्ल होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर।
45 नंबर प्रश्न है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। ए ऑप्शन है स्पर्शक द्वारा, बी ऑप्शन है जीभ द्वारा, सी ऑप्शन है कुटपाथ द्वारा, डी ऑप्शन है मुंह द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो अमीबा होता है वो अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो ये कुटपाथ द्वारा पकड़ता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। ए ऑप्शन है पेप्सिन, बी ऑप्शन है ट्रिप्सिन, सी ऑप्शन है लाइपेज, डी ऑप्शन है इमाइलेज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा एंजाइम वसा पे क्रिया करता है, तो यहाँ पे देखिए लाइपेज करता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो इमल्सीकृत वसा होता है उस पे कौन सा कार्य करता है, तो उस पे ट्रिप्सिन करता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, जो इमल्सीकृत वसा होता है उसका यहाँ पे पाचन कौन करता है, तो ट्रिप्सिन करता है। और यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि कौन एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो वसा पे क्रिया कौन करता है, लाइपेज करता है। तो इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। इन दोनों प्रश्न में थोड़ा सा ही का ही अंतर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि किस प्रकार के श्वसन में सबसे अधिक यहाँ पे ऊर्जा मुक्त होती है। ए ऑप्शन है वायवीय, बी ऑप्शन है अवायवीय, सी ऑप्शन है ए बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो जो वायवीय श्वसन होता है उसमें यहाँ पे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देख लीजिए, मछली का श्वसन अंग है, यानी मछली किस अंग से श्वसन करती है। ए ऑप्शन है ट्रेकिया, बी ऑप्शन है गिल्फ, सी ऑप्शन है यहाँ पे त्वचा, डी ऑप्शन है फेफड़ा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली का श्वसन अंग है, यानी मछली किस अंग से श्वसन करती है, तो गिल्स यानी गलफड़े से ये क्या करती है, श्वसन करती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मनुष्य किसके द्वारा श्वसन करता है, तो फेफड़े के द्वारा करता है। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये थे महत्वपूर्ण 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर जो इंटरनेट पे जारी हुआ है वो है। तो ये 48 प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो सबसे पहले आप उसको लिखिए, और इसको यहाँ पे जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है इसे आपको रट जाना है, क्योंकि सारे प्रश्न इसी मॉडल सेट से आने वाले हैं। ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। और होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए, डेंगू का मच्छर किस पानी में पनपता है। जो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है वो किस तरह के पानी में पनपता है आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है मीठा पानी, बी ऑप्शन है गंदा पानी, सी ऑप्शन है साफ पानी, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है जो भी यहाँ पे सही रहेगा। और एक एक करके यहाँ पे देखिए 2 महीना अब आपके पास बचा है। इस 2 महीने में एक एक करके हम सारे मॉडल सेट को यहाँ पे हम सोल्व करवा देंगे। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और इसका पीडीएफ हम आपको कल देंगे 6-7 यानी 10 बजे के पहले हम इसका यहाँ पे आपको हम पीडीएफ दे देंगे। और पीडीएफ किस पे मिलेगा, तो हमारा जो स्टडी जो नंबर है, स्टडी ग्रुप वाला जो नंबर है यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं। इस नंबर पे क्या होगा, आप लोग एक बार लिख दीजिएगा कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए। अगर आप लड़की हैं तो अपना नाम बता दीजिए, लड़कियों का अलग ग्रुप है और लड़कों का यहाँ पे अलग ग्रुप है। तो आप लोग नाम अपना जरूर बता दीजिएगा। उसमें क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। और जो भी इसका पीडीएफ होगा या आने वाले समय में जो भी हम प्रश्न पढ़ाएंगे, अगर लगेगा कि ये पीडीएफ बच्चों को देना चाहिए, अगर और हम भी जो पढ़ाते हैं उसका भी अब हम आपको पीडीएफ बना के व्हाट्सएप ग्रुप पे देंगे। तो बस आप लोग यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। और यहाँ पे देखिए आपको क्लास टाइमिंग भी पता चलेगा कि कब कब क्लास होगा, और नया भी कोई क्लास यहाँ पे शेड्यूल होता है तो वो भी आपको पता चलेगा। कब पता चलेगा, जब आप यहाँ पे इस नंबर से जुड़िएगा। तो बस आपको लिखना है केवल कि हमें सर ग्रुप में जोड़ना है, इतना आप लोग लिख दीजिएगा। और अपना नाम यहाँ पे आप लोग जरूर लिखिएगा कि मेरा नाम ये है। यहाँ पे देखिए वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।